हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है एक माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये स्टॉक का नाम है एमेरल्ड फाइनेंस। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपने जो है ये वीडियो को जो है इस कंपनी को जो है ऑलरेडी इसके बारे में सुना होगा। बट स्टिल एक बार जो है हम एक बार ब्रीफ में इसका बिजनेस मॉडल डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद इसके Q3 अपडेट्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे। और अभी अभी इनकी कॉन कॉल हुई है तो मैं आपको इनके कॉन कॉल अपडेट्स भी दूंगा कि आगे जाकर इस कंपनी के क्या प्लान है। अगर आप माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर होती है कि बॉस कंपनी को ट्रैक करते रहो, क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म करेगा, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। और थोड़ी बहुत चीज़ें भी अगर गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं होती है, अगर ईपीएस ग्रोथ नहीं आता है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं होती है, टॉप लाइन ग्रोथ उस गाइडेंस के हिसाब से होता नहीं है। मैनेजमेंट ऐसा हो सकता है कि गाइडेंस एकदम स्ट्रांग दे दे और वहाँ से ही मैनेजमेंट जो है सेल आउट कर निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपको माइक्रो कैप स्टॉक्स के कॉन कॉल को जो है एकदम अवेयर होकर सुनना पड़ता है और एकदम अवेयरनेस दिखानी होती है। और जब भी नंबर्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर, मैं स्टॉक प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है टॉप लाइन ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो जब ये नंबर जो है एकदम कम आने लगते हैं या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही है कंपनी, तो वो सही टाइम होता है किसी भी कंपनी को एग्जिट करने का। मैं बात करूँ अगर एमरल्ड फाइनेंस की, तो यार एमरल्ड फाइनेंस के केस में अगर आप देखोगे तो इनका जो है एक एनबीएफसी है ये कंपनी। अब ये एनबीएफसी बिजनेस क्या करती है अगर आप देखोगे तो पहले जो है एनबीएफसी फाइनेंस एमरल्ड फाइनेंस, आई एम सॉरी, इतने ज़्यादा कंपनीज और इतने ज़्यादा नाम होते हैं ना कि इतना कन्फ्यूजन होता है कभी कभी नाम में। तो मैं बात करूँ तो पहले एमरल्ड फाइनेंस क्या करता था, ये लोग जो है गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करते थे। अब ये गोल्ड लोन्स किस तरीके से प्रोवाइड करते थे, क्या ये खुद ऐसा एनबीएफसी गोल्ड लोन प्रोवाइड करते थे क्या? नहीं, ये लोग क्या करते थे, जो आपकी बड़ी बड़ी बैंक्स होती है जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया या आईसीआईसीआई बैंक हो गया, उनके साथ जो है ये लोग पार्टनरशिप करते थे और उनके नाम पे ये लोग जो है लोगों को गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करते थे। अब एमरल्ड जैसी कंपनीज को क्या मिलता था, एमरल्ड जैसी कंपनीज को जो है उस केस के अंदर कमीशन मिलता था और ये लोग बीच में बैठकर मिडलमैन की तरह कमीशन खाते थे और वहाँ से जो है इनके पहले अच्छे खासे रेवेन्यूज आ रहे थे। ऐसे उनके कुछ बहुत बड़े, इनफैक्ट अगर कंट्री के अगर आप बड़े बड़े बैंक्स देखोगे तो वो लोग जो है इनके इस बिजनेस के अंदर जो है ऑलरेडी इनके पार्टनर बन चुके थे। फिर उसके बाद एमरल्ड फाइनेंस का तब तो बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एमरल्ड फाइनेंस ने इंडिया के अंदर एक चीज़ नहीं लाई। अगर आप देखोगे तो एमरल्ड फाइनेंस पूरे इंडिया के अंदर लिस्टेड स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही कंपनी इस सेगमेंट के अंदर काम करती है और वो है एमरल्ड फाइनेंस। अब ये सेगमेंट कौन सा है? सेगमेंट का नाम है अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं जो है किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मेरा जो है एक एम्प्लॉयर है, अब किसी भी एम्प्लॉय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि उसे जो है जल्दी से सैलरी चाहिए होती है। जस्ट इन केस कि अगर मेरी सैलरी जो है वो 10,000 है और मेरे एक्सपेंसेस 10,000 से थोड़े ज़्यादा चल जाते हैं किसी महीने में, तो ऑब्वियसली मुझे जो है सैलरी लगेगी और मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडवांस सैलरी लगेगी मुझे। तो इसलिए मैं अपने कंपनी के बॉस के पास जाऊँगा या एचआर डिपार्टमेंट के पास जाऊँगा, बोलूँगा कि बॉस या सर प्लीज़ मुझे सैलरी दे दो एक्स्ट्रा, मेरी सैलरी जो है वो ख़त्म हो गई है। अब इस केस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में आपको आपका जो बॉस होता है या एचआर डिपार्टमेंट होता है वो मना कर देता है, बोलता है कि यार हम एडवांस नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बार बार एडवांस मांगने जाओगे तो बार बार जो है आपको एडवांस मिलता नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए ये इशू हो जाता है और ये कंपनीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। अगर आप देखोगे तो आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है, फिर आपको उसका अकाउंटिंग करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो एमरल्ड जो है एक मिडलमैन बनकर आता है इसमें। ये क्या करता है, सीधा कॉर्पोरेट्स के पास जाकर टाई अप करता है। कॉर्पोरेट्स को बोलता है कि आप जो है हमसे टाई अप करो और आपका जो भी एम्प्लॉय होगा उसे एडवांस के अंदर जो भी सैलरी चाहिए होगी उसे जो है हम दे देंगे। मतलब उसकी जो अगले महीने की सैलरी है हम एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देंगे कि वो जो है ऑलरेडी विड्रॉ कर सकते हैं और जो भी पेमेंट होगा हम आपके कॉर्पोरेट से जो है वो ले लेंगे। अब इससे कॉर्पोरेट्स का क्या फ़ायदा होगा, एक तो उनके एचआर डिपार्टमेंट को जो है इतना ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा कि बॉस किसको सैलरी दिया, कितना दिया, क्या दिया, ये दिया वो दिया। ये एकदम बड़े कॉर्पोरेट्स में नहीं हो सकता, ये छोटे कॉर्पोरेट्स में जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो एचआर डिपार्टमेंट के साथ कोई सीन नहीं होता है। और एमरल्ड का क्या फ़ायदा होता है, एमरल्ड इसके थ्रू एडवांस सैलरी लोगों को प्रोवाइड कर देता है, लोग भी खुश हो जाते हैं। और इसके लिए एमरल्ड क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है? नहीं, एमरल्ड जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े बैंक जो है इस बिजनेस के अंदर नहीं है। एमरल्ड जो है इस बिजनेस के लिए सिर्फ प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है और ये प्रोसेसिंग फीस अगर आप देखोगे तो एकदम मिनिमल सी फीस होती है जिसके थ्रू एमरल्ड के जो है मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं। अगर मैं अर्ली वेज एक्सेस के प्रोग्राम की बात करूँ तो इस सेगमेंट के अंदर इंडिया के अंदर सिर्फ 2 से 3 कंपनीज ही है। आई थिंक जेपपे नाम की कोई कंपनी और दूसरी एक और कंपनी है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। बट यूएस और यूरोप के अंदर जो आपका अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम है इसका कल्चर बहुत कॉमन है। वहाँ लोगों को आराम से एडवांस के अंदर जो है वो सैलरी मिल जाती है।
अब एमिरल्ड क्या करता है बताया गया कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो एमिरल्ड के वेबसाइट पर जाकर साइन अप कर सकता है, अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकता है। अगर उसके कॉर्पोरेट के साथ टाई अप है एमिरल्ड का, तो उसे जो है वो सैलरी मिल जाएगी आराम से, और फिर उसके बाद जो है एमिरल्ड जाकर एम्प्लॉयर के पास जाकर सीधा अपने फंड जो है वो विड्रॉ कर सकता है। मतलब ऑब्वियसली एमिरल्ड लोन तो फ्री में नहीं देगा, वो लोन का पैसा तो वो फिर से लेगा। तो इस केस में जो है रिस्क नहीं होता है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो एमिरल्ड सीधा जाकर कॉर्पोरेट से जो है वो पैसे ले लेता है। तो इस टाइप का एमिरल्ड का बिजनेस मॉडल है। ये कोई आपके इंटरेस्टिंग लेंडिंग वाले बिजनेस के अंदर नहीं है। ये लोग पर्सनल लोन्स के अंदर भी जो है थोड़ी बहुत लेंडिंग करते, चाहे एमएसएमई वगैरह को लेंडिंग करते, कोई स्मॉल शॉपकीपर है या फिर कोई मिल्कमैन है, कोई कारपेंटर है, प्लम्बर है, उन लोगों को जो है ये लोग पर्सनल लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करके देते हैं। हालांकि अगर आप ये वाले सेगमेंट के अंदर देखोगे तो इस सेगमेंट के अंदर मतलब आपका अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम के अंदर जो है कोई भी आपके एनपीए नहीं है, जीरो एनपीए बिजनेस है ये। फिर उसके बाद बात करूँ तो टोटल जो है इनका प्रेजेंस 200 प्लस सिटीज़ के अंदर है, और इसके साथ साथ ये लोग जो है 46 करोड़ के आसपास का सैलरी एडवांस जो है ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। फिर उसके बाद बात करूँ तो एमरल्ड फाइनेंस के बारे में मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगता है। पहले अगर आप इनके लेंडर्स देखोगे तो इन्हें जो है एसबीआई लेंड करती है, एक्सिस फाइनेंस लेंड करती है, मास फाइनेंशियल्स हो गया, येस बैंक हो गया, तो ये सारी कंपनीज जो है एमरल्ड को आकर लेंड करती है। और फाइनेंशियल पार्टनर्स अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, कोटक बैंक हो गया, छोला हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, तो ये सारी कंपनी जो है इनके फाइनेंशियल पार्टनर है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है शुभंग.com से पार्टनरशिप सर्विसेज लेकर रखी है, जहाँ ये जो है इनके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है लोन्स वगैरह के लिए। बेसिकली अगर आप देखोगे तो एमरल्ड फाइनेंस जो है एक आपकी नियो बैंक टाइप की कंपनी है। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि मुझे इस कंपनी के अंदर लगती है वो है इसका अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम। बाकी सब चीज़ें तो जो है वो ठीक ठाक सी है, कॉमन सी है कंपनी के अंदर। बट अब एक चीज़ है कि अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम के अंदर भी कंपटीशन आ सकता है। अगर बड़े प्लेयर जो है इस सेगमेंट के अंदर एंटर करना स्टार्ट करे तो वो चीज़ जो है हमें कॉन्स्टेंटली जो है वो ट्रैक करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर से सेगमेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो बड़े बैंक्स के लिए एमरल्ड से अगर आप कंपेयर करोगे तो टाइप्स वगैरह करना बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब एमरल्ड के नंबर्स की बात करें तो अगर मैं टॉप लाइन ग्रोथ की बात करूं तो एमरल्ड के पास जो है इस साल मतलब इस क्वार्टर के अंदर Q3 FY25 के अंदर 67% से इनकी टॉप लाइन जो है वो ग्रो हुई है। और फिर उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो इनका EPS जो है ओवर 100% बड़े टाइम से जो है पिछले 3 क्वार्टर से ग्रो होते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो EPS जो है वो 0.39 से जाकर सीधा 0.73 हो चुका है। और अगर आप पैड ग्रोथ देखोगे इस कंपनी की तो ओवर 108% है। इसका मतलब बिजनेस को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। अब इनका पैड ग्रोथ इतना ज़्यादा है, इसके पीछे भी जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद अगर हम एक बार बात करें तो इनका जो है फ़ी बेस्ड इनकम जो है अभी FY24 के अंदर वो कुछ 51% के आसपास आता है। और इंटरेस्ट इनकम जो है जो कि इनका NBFC वाला बिजनेस है, पर्सनल लोन्स वगैरह जो कि मैंने आपको बताया, वहाँ से इनके कुछ 48% के आसपास इनकम आ रहे हैं। अगर आप इनकम वाइज देखोगे तो ऑब्वियसली कंपनी छोटी कंपनी है तो इतना ज़्यादा इनका इनकम है नहीं। पैट अगर आप देखोगे तो 4 करोड़ के आसपास का ही है मार्च 2024 का, और इस क्वार्टर का अगर आप देखोगे तो 2-2.5 करोड़ के आसपास का पैट है। तो ऑब्वियसली माइक्रो कैप स्टॉक इतनी छोटी कंपनी से आप इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो। फिर उसके बाद जो है इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टिंग ये है कि यार EPS जो है ओवर 100% ग्रो होते जा रहा है। और एक बार जो है हम इनकी कॉनकॉल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉनकॉल के अंदर इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस देकर रखा है बताया गया कि ये लोग जो है जून 24 तक अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ के आसपास जो थे इनके डिस्बर्समेंट्स थे। अब उसे जो है अभी ये लोग जो है 1.5 करोड़ के आसपास लेके गए, मतलब ओवर 50% का इंक्रीज। मार्च 2025 में ये डिस्बर्समेंट जो है वो 2 करोड़ के आसपास चल जाएंगे, और ये जो है थोड़ा जल्दी भी अचीव कर सकते हैं आराम से। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2026 मतलब आपका मार्च 26 होगा, उसके अंदर जो है ये डिस्बर्समेंट जो है आराम से ये 15 करोड़ के आसपास का लेके जाएंगे। मतलब अगर आप देखोगे तो 7x का इंक्रीज देखने मिलेगा हमें एक साल के अंदर डिस्बर्समेंट्स के अंदर। और अगले 2 से 3 साल के अंदर ये लोग इनके जो डिस्बर्समेंट्स है उसे 40 to 50 करोड़ के आसपास लेके जाएंगे। आज के डेट पे इनका डिस्बर्समेंट जो है वो 1.5 करोड़ है। 3 साल बाद ये अगर 50 करोड़ के आसपास लेके गए तो आप खुद ही मैथ्स करके देख लो कितना फास्ट कंपनी का EPS इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद अब सीन क्या है कि ये इनकी कोई कंपनी है, मैं इनके डिसबर्सल अमाउंट की बात कर रहा था कि आप कभी भी लोन वगैरह देते हो तो आप कितना अमाउंट जो है वो लेंट आउट करते हो, वो जो होता है वो डिसबर्सल अमाउंट होता है। फिर इसके साथ साथ इनका बाकी प्लेयर्स के अगर आप देखोगे तो थोड़ा एडवांटेजेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है एमरल्ड के कि ये जो है ऑलरेडी खुद एक NBFC है, तो इन्हें कोई और फीस लेंड करे, ये करे, वो करे, वो कोई सीन नहीं होता है अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम के लिए। ये ऑलरेडी एक NBFC है तो ये खुद ही जो है सीधा जाकर फीस वगैरह जो है वो लेंड कर सकती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे
तो ये लोग जो है कॉर्पोरेट्स के साथ भी टाइप्स कर रहे हैं। पहले इन्होंने गाइडेंस दिया था कि ये लोग कुछ 100 कॉर्पोरेट्स के आसपास कुछ टाइप करेंगे। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ 60 कॉर्पोरेट से जो है वो गाइडेंस 100 से सीधा 60 कॉर्पोरेट्स पे लाकर रिड्यूस कर दिया। मतलब अगर आप देख सकते हो तो इस कंपनी ने जो है एकदम हाई गाइडेंस दी थी पहले, और अभी जो है गाइडेंस एकदम रिड्यूस कर दिया है। क्योंकि अब ये गाइडेंस इन्होंने क्यों रिड्यूस किया है, इसके लिए भी जो है मैनेजमेंट ने एक रीज़न दिया है। रीज़न ये था कि ये लोग जो है कॉर्पोरेट्स के आराम से नंबर इंक्रीज़ कर सकते थे। 100 कॉर्पोरेट्स तक जाना जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन इन्हें जो है क्वालिटी कॉर्पोरेट चाहिए थे जो कि इन्हें जो है अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोवाइड करे। इसलिए ये लोग जो है इतने स्लो थे कॉर्पोरेट्स को एनरोल करने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट्स का एचआर डिपार्टमेंट वगैरह होता है, वो इतना उन्हें मतलब इन्हें एजुकेट करना पड़ता है, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इतना ईजिली इस चीज़ के लिए मानता नहीं है। वो यूजुअली बैकलैश प्रोवाइड करता है अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि एचआर जो है वो लेजी हो जाता है, उन्हें एमरल्ड वगैरह के साथ भी अकाउंटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इसलिए एचआर डिपार्टमेंट जो है यूजुअली थोड़ा सा बैकलैश दिखाता है अगर आप किसी भी नई कंपनी के साथ एनरोल कर रहे हो तो। फिर उसके बाद Q3 तक, अब भी ये लेवल तक इन्होंने जो है टोटल 40 कॉर्पोरेट्स को एनरोल कर रखा है, और Q4 के अंदर ये आराम से अगर आप देखोगे तो 20 कॉर्पोरेट्स और कर लेंगे, तो पूरे साल के अगर आप देखोगे तो 60 कॉर्पोरेट्स का साथ टाइप्स हो जाएगा एज पर दी गाइडेंस। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगले मार्च तक अगर आप देखोगे तो 250 के आसपास जो है ये लोग कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप कर देंगे। मतलब 15 मंथ्स के अंदर ये लोग जो है 250 कॉर्पोरेट्स लेकर आ जाएंगे। मतलब इनके नंबर ऑफ कॉर्पोरेट जो है वो लगभग 4x हो जाएंगे। अब ये गाइडेंस जो है मुझे बहुत ज़्यादा एकदम बुलिश गाइडेंस लगता है। या तो कंपनी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, या फिर वो सिर्फ बुलिश गाइडेंस के हिसाब से गाइडेंस दे रही है। अब इसके नंबर्स ट्रैक करना यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है हमें कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आइडिया देगा आगे जाकर, कि ये क्योंकि ये दूसरी बार हो जाएगा कि ये ओवर गाइडेंस देकर अगर उसे अचीव नहीं कर पाएंगे तो फिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर जो है एक नेगेटिव साइन सा हो जाएगा। तो हमें ये भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोग गाइडेंस जो है वो फुलफिल करते हैं, और कितना % ऑफ गाइडेंस जो है वो अचीव कर लेता है। अगर ये 250 में से समझो 200 230 के आसपास भी कर ले तो भी डिसेंट लेवल का जो है होगा, क्योंकि ये गाइडेंस जो है एकदम बुलिश गाइडेंस है। और मैं जो है इसे एकदम नॉर्मल सुनने के हिसाब से ले रहा हूँ, इस गाइडेंस के हिसाब से एकदम वैल्यूएशन के अंदर जो एस्टिमेट्स होते हैं वो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इस गाइडेंस को लेकर। बट स्टिल इंटरेस्टिंग गाइडेंस है, बुलिश गाइडेंस है, और कोई भी मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता कि पागल होगा कि बस बुलिश गाइडेंस देता जाएगा जानबूझ के। क्योंकि अगर एक बार आप बुलिश गाइडेंस देते हो और आप अचीव नहीं कर पाते हो तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब हो जाता है कंपनी का, आपकी कंपनी पे लोग ट्रस्ट करना कम कर देते हैं, और ऑब्वियसली आपकी कंपनी जो है एकदम थोड़ी जैसे सहारा क्या याद नहीं आ रहा है मुझे उस कंपनी का नाम, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी थी, सहर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स या सहाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसके साथ भी यही सेम सीन हुआ था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बॉस बॉटम लाइन के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है हमें इस कंपनी के। और इस कंपनी के अगर आप देखोगे तो मार्जिन इंक्रीज़ हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इसके नंबर्स ट्रैक करते हो तो मार्जिन बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब ये क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड कर चुके हैं, और इनकी टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आराम से 300 400 500 कॉर्पोरेट तक आराम से अपनी कंपनी के अंदर जो है वो एनरोल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस कंपनी के मैन पावर देखोगे तो मैन पावर बहुत ज़्यादा कम है इस कंपनी के अंदर, इसके वजह से इनके मार्जिन जो है इतने ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर आप EVA को देखोगे, EWA को तो ये जो है ग्रो कर सकता है। अगर EWA वाला सेगमेंट जो है वो ग्रो नहीं करेगा, और EWA वाला सेगमेंट तो ग्रो कर ही रहा है, बट अगर आप नोटिस किए रहोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50% इनकम जो है वो इंटरेस्ट इनकम भी है 48% के आसपास। तो अगर कंपनी के जो है EWA के अलावा बाकी सेगमेंट्स ग्रो नहीं करेंगे तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपको ट्रैक करने के लिए। बाकी इसमें NPA वगैरह के चांस कम होते तो इतना एसेट क्वालिटी का कोई इशू नहीं होता है। और अगर आप मंथ ऑन मंथ डिस्बर्समेंट का टारगेट दिया है कंपनी के मैनेजमेंट ने कि ये EWA के अंदर अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम के अंदर 12 to 13% के आसपास जो है मंथ ऑन लेवल पे जो है वो डिस्बर्समेंट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि यार अगर आप 12% के आसपास ग्रो करोगे तो अगर मैं 1.12 को 12 से रेस कर दूँ तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओवर 2.9x 2.8x के आसपास जो है आप आराम से ग्रो कर लोगे। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि अगर आप 2.289% से ग्रो कर रहे हो आपके नंबर ऑफ डिसबर्समेंट्स, तो एकदम पॉजिटिव बात हो जाती है। और अगर इतने पेस पे ये लोग करेंगे तो ही ये लोग जो है इतना बड़ा गाइडेंस जो कि इन्होंने दिया हुआ है वो अचीव कर पाएंगे। अब एमरल्ड फाइनेंस के वैल्यूएशन की बात करूँ तो 60 के आसपास का इसका पी है, मार्केट कैप जो है 444 के आसपास ही है। तो एकदम री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी जो है मुझे एमरल्ड के अंदर दिख कर आती है, क्योंकि इन्होंने जो है एकदम बुलिश गाइडेंस दिया है
और अगर आप देखोगे तो अगर Q4 के अंदर जो है ये 60 कॉर्पोरेट्स वाला गाइडेंस जो है वो अचीव कर लेते, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है हमें ट्रैक करने के लिए, तो उसके बाद जो है हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो अज्यूम कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के साथ कि अगला वाला जो इन्होंने गाइडेंस देकर रखा है डिसबर्समेंट्स वाला या 250 कॉर्पोरेट्स वाला, वो जो है आराम से अचीवेबल है। बाकी देखा जाएगा, इस कंपनी को जो है वो ट्रैक करते रहो। एक इंटरेस्टिंग माइक्रो फाइनेंस स्टॉक है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इस स्टॉक को जो है कंटिन्यूसली ट्रैक करता रह रहा हूँ। दैट्स इट। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। गाइडेंस को एकदम दिमाग में बिठाकर मत लेना, क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर होता है कि यार आप गाइडेंस एक्स्ट्रा दे दो और फिर आपका स्टॉक का प्राइस इन्फ्लेट वगैरह कर दो, तो एक रिस्क होता है जो कि मैंने आपको एक हाईलाइट कर दिया। बट एमिरेट का बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, नंबर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कॉन्स्टेंट अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, पिछले 3 से 4 क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा सुपर परफॉर्मेंस है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है एमिरेट फाइनेंस से अगले क्वार्टर के अंदर भी रहेगी, बट अगले क्वार्टर के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ट्रैक करने के लिए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना।